हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग इस सेशन में दो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे कि जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं आज लेकर के आई हूँ और दो चीज़ें हैं, दो पार्ट में हैं और फिर बाद में हम लोग आज एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रश्न बार बार आता है कि डाइट से आता है कि लिक्विड डाइट के अंतर्गत कौन से आते हैं, आपकी नॉर्मल और जनरल डाइट में क्या है, सॉफ्ट डाइट के अंतर्गत क्या है। तो उसमें आपको पता नहीं होता, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो ये हॉस्पिटल डाइट है उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो ये है, ये क्या तीन प्रकार की होती है। एक है आपकी लिक्विड डाइट, दूसरी है नॉर्मल और जनरल डाइट और तीसरी है आपकी सॉफ्ट डाइट। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नॉर्मल और जनरल डाइट में और सॉफ्ट डाइट में उतना कन्फ्यूज़न नहीं होता जितना कि आपको लिक्विड डाइट में होता है। तो आज आपका ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो लिक्विड डाइट जो है वो हमारी दो प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली है क्लियर लिक्विड डाइट, दूसरी है फुल लिक्विड डाइट। ठीक है, तो क्लियर लिक्विड डाइट जो है उसमें क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, सम कोकोनट वाटर, मतलब थोड़ी मात्रा में, जैसे अगर आप चाहें तो नारियल का पानी भी दे सकते हैं और वाटर। ठीक है, और यहाँ पर समटाइम्स स्ट्रेन फ्रूट जूस, मतलब कि बिल्कुल छना हुआ है, मतलब इसमें ज़ीरो फाइबर की जो क्वांटिटी है बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स आता है अगर आपका, और वाटर है, और इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है और कोकोनट वाटर है। ये सारी चीज़ें ये आपकी बिल्कुल क्लियर लिक्विड डाइट में है, जिसमें कि कोई भी स्ट्रेन नहीं होता, बिल्कुल ही साफ डाइट होती है ये। तो ये वाली जो डाइट है क्लियर लिक्विड डाइट, ये मतलब उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनका कि जो आपका जीआई ट्रैक है वो क्या होता है, बिल्कुल ही रेस्ट की कंडीशन में होता है, उस समय इसको दिया जाता है। और फुल लिक्विड डाइट में आपका क्या आता है, इसमें फुल लिक्विड डाइट की अगर बात पूछेंगे, पूर्ण तरल आहार, तो उसमें क्या दूध को रखा जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, आपका सूप है, कर्ड है, मिल्क है, और बहुत ही पतली जो कौन वाली बहुत ही पतली दलिया। ठीक है, तो ये किसका आपका फुल लिक्विड डाइट में आता है। तो सूप, कर्ड और मिल्क। ठीक, तो दलिया वो जो आपकी सॉफ्ट डाइट के अंतर्गत भी आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही पतली दलिया को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी नॉर्मल और कौन सी जनरल डाइट होती है। ये उन पेशेंट्स के लिए होती है जो कि जिनका कि जैसे उनकी पैर की हड्डी फ्रैक्चर है या हाथ की हड्डी फ्रैक्चर है, तो इसमें उनके जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उनकी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर इसका प्रयोग करते हैं हम नॉर्मल और जनरल डाइट का, मतलब उसमें आप जनरल खाना खिला सकते हैं पेशेंट को। और तीसरी है आपकी सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट किसके अंतर्गत आती है, सॉफ्ट डाइट आती है जिसमें कि इसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत ही कम, ज़ीरो फाइबर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर होती है कि यहाँ पर भी फाइबर बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। इसमें आता है आपका एग, जिसमें उबला हुआ अंडा आता है, दलिया है, हलवा है, खिचड़ी है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और जो आपकी ये है लिक्विड डाइट और ये क्लियर लिक्विड डाइट, ये अक्सर ऑपरेशन के बाद में तुरंत यही स्टार्ट की जाती है। तो आपने शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो टाइप्स ऑफ जो हॉस्पिटल डाइट हैं उनके तीन प्रकार हैं, लिक्विड डाइट, नॉर्मल डाइट और सॉफ्ट डाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव आहार। और आपका ये हो गया, और आपका सॉफ्ट में आपका मुलायम आहार हो गए। और फिर उसके बाद नॉर्मल डाइट, मतलब नॉर्मल डाइट उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनके की इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब यहाँ से प्रश्न आएगा, तो फुल लिक्विड मतलब फुल की बात अगर करें तो हम यहाँ पर मिल्क आ जाएगा। अक्सर मिल्क से ही प्रश्न पूछा गया है। और अगर दे दिया जाता है लिक्विड डाइट के अंतर्गत क्या आता है, तो क्लियर लिक्विड डाइट और फुल लिक्विड डाइट, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, क्लियर में बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होता है किसी तरह का, बिल्कुल ही पानी की तरह होता है। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, मेनली जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर ही आते हैं आपके क्लियर लिक्विड डाइट में। फुल लिक्विड डाइट में आपका सूप आता है, कर्ड, मिल्क और दलिया आती है। फिर इसके बाद आपका जो प्रश्न है वो है कलर स्कीम।
हाँ, आपकी जो रंग योजना है ये आपको भी क्लियर होगा, लेकिन एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है तो फटाफट रिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कलर स्कीम्स को भी देख लेंगे। ठीक है, तो जो कलर स्कीम है वो जो इसमें दो प्रकार की थ्योरी हैं। एक है आपकी प्रैंक सिस्टम और दूसरी है मुनसेल सिस्टम। तो मुनसेल सिस्टम में सिर्फ आप इसको याद रखें कि उन्होंने जो प्राइमरी कलर्स हैं उनको 5 दिया है। ठीक है, मुनसेल वाले में। ठीक, और ये जो प्रैंक की कलर स्कीम है, इस कलर स्कीम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने कितने प्राइमरी कलर्स बताए हैं? 5 बताए हैं। ठीक है, और इन्होंने कितने? 3 बताए हैं प्रैंक में। ठीक, तो ये यहाँ पर जो प्राइमरी कलर है इनका है रेड, ब्लू, येलो। कौन सा है? इसमें रेड है, ब्लू है और येलो है, और इसमें चारों को इंक्लूड कर दिया है। ठीक, तो ये प्राइमरी कलर है आपका। फिर उसके बाद इसमें प्राइमरी कलर्स में रेड, ब्लू, येलो होता है, और उसके बाद सेकेंडरी कलर आप जानते हैं प्राइमरी मिला करके सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है, जिसमें आपका कौन कौन से हैं? ऑरेंज है, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अगर प्राइमरी कलर में आपका कौन कौन सा आ गया? प्राइमरी में आ गया रेड, ब्लू और येलो कलर आ गया। फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी कलर में रेड, येलो को मिलाएंगे हम तो कौन सा कलर बनता है? रेड प्लस येलो को अगर मिलाते हैं तो ऑरेंज बनता है। इस तरह से आपको मालूम होगा ये। फिर उसके बाद ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया और आपका वॉयलेट। ये कौन से हैं आपके? ये आपके हैं सेकेंडरी कलर। फिर टर्शरी कलर की अगर हम बात करें तो एक प्राइमरी प्लस एक सेकेंडरी मिला करके टर्शरी कलर बनता है। ठीक है, तो ये आपके कलर हो गए। फिर कलर स्कीम्स की अभी मैं बात कर रही थी, तो कलर स्कीम्स में आपकी एक रंगीय योजना और विपरीत रंग योजना। ठीक है, दो तरह की, रिलेटेड एडजस्टिंग कलर स्कीम और कंट्रास्ट कलर स्कीम। ठीक है, दो तरह की रंग योजना होती है। इसमें है, एक है मोनोक्रोमेटिक और दूसरी है एनालॉगस। कौन सी? मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस। जो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है उसके अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? जैसे एक ही कलर के क्या आते हैं? टिंट और शेड का प्रयोग होता है। कौन सा? टिंट और शेड। टिंट और शेड क्या है अब मैं बता दूं। टिंट में जब किसी कलर में वाइट रंग ज़्यादा वाइट रंग मिलाते हैं तो वो उसका टिंट हो जाता है, और जब ब्लैक कलर मिलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? शेड हो जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो रेड में अगर वाइट कलर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाता है हमारा? पिंक कलर। तो ये टिंट है रेड का। और जब हम रेड में ब्लैक कलर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैरून बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? उसका शेड हो गया। तो ये आपकी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर अगला है आपका एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस, ठीक, एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम में ये समीपवर्ती रंग योजना है। इसको एडजस्टिंग कलर स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि पास ही पास के कलर ले लेंगे। जो कलर व्हील है उसके पास के कलर ले लेंगे। जैसे रेड, येलो, ऑरेंज सब एक पास का है ना, तो यहाँ पर ये सारे कलर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एनालॉगस कलर स्कीम है। इसमें क्या पास ही पास के 2-3 या 3-4 रंगों को प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगला जो है वो हमारा विपरीत रंग योजना। कौन सी? आपकी विपरीत रंग योजना। और विपरीत रंग योजना में आपकी जो है आपकी जिसको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग कलर स्कीम, उसमें कौन कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री है और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है, और फिर उसके बाद ये अलग से एक क्या है? ट्रेड कलर स्कीम है। ये इसके बारे में अलग से बताऊंगी। तो यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और हमें क्या होता है? उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे पहली बात मैं करूँ कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री की, कौन सी? आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, जो अपोजिट कलर आमने सामने दो कलर व्हील में होंगे वही क्या होंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत आते हैं। फिर अपोजिट कलर में, जैसे ये है आपका कलर व्हील, कलर व्हील, और ये यहाँ पर जो आपका कलर है रेड के, जैसे यहाँ पर हमने रेड लिया तो इसके अपोजिट कलर में जो कलर आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर रेड है और ये आपका येलो है और यहाँ पर
ब्लू है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो यहाँ वायलेट कलर बनता है, रेड येलो को मिलाते हैं तो यहाँ ऑरेंज कलर बनता है, और ब्लू येलो को मिलाते हैं तो यहाँ ग्रीन कलर बनता है। तो इसके अपोजिट साइड में ये आपका ग्रीन कलर आ गया, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल अपोजिट में जो आते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको और इसको यहाँ से और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ब्लू और ऑरेंज को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बनती है ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत आती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उसके ऊपर। ये क्या है? डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत क्या आता है? डबल कॉम्प्लीमेंट्री में इसमें दो अपोजिट कलर्स का जो मतलब एक पेयर होता है उसका यूज़ करते हैं, और इसमें कैसा फॉर्मेशन होता है? क्रॉस फॉर्मेशन होता है, क्रॉस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जैसे हमारी ये बन गई आपकी ये बन गई हमारी कलर व्हील। कलर व्हील बन गई, तो यहाँ पर कौन सा कलर था? यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ब्लू है, यहाँ येलो है। ठीक है, इस तरह से बना। फिर उसके बाद इसको हमने मिलाया, यहाँ ऑरेंज हो गया और यहाँ वॉयलेट हो गया। फिर अगर हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने इस तरह से लिया, यहाँ पर ये हमारा वॉयलेट और येलो कलर एक ले लिया, और दूसरा क्या हमने इसके बगल वाले को छोड़ा, इधर वाले से लिया, और हमने क्या किया? ऑरेंज और ब्लू कलर। कौन सा कलर? ऑरेंज और ब्लू कलर। तो इस तरह से क्रॉस फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ एक्स की तरह से शेप बनता है। तो ये कौन सी आपकी आ गई? डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में एक विपरीत होगा और डबल कॉम्प्लीमेंट्री में डबल विपरीत हो जाएगा। ओके, फिर अगला है हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में इसमें क्या होता है? कोई भी प्राइमरी कलर लें और उसके अपोजिट को छोड़कर अगल बगल के कलर्स ले लेते हैं। ठीक, कोई भी आप इसमें प्राइमरी कलर ले लें। यहाँ पे आपका हो गया, कोई भी आप इसका कोई भी प्राइमरी कलर ले, तो कोई भी प्राइमरी कलर अगर आप लेते हैं तो जैसे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका रेड हो गया, ब्लू हो गया और येलो हो गया। ठीक है, तो कोई भी इसमें से प्राइमरी कलर ले लें। मान लीजिए कि हमने ये प्राइमरी कलर लिया, ठीक, ये प्राइमरी कलर ले लिया, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? कलर को ले और उसके अपोजिट को छोड़कर बगल वाले कलर को ले। ठीक है, तो अब जैसे अगर यहाँ पर देखें तो हमारा ग्रीन हो जाता है, इधर हमारा ऑरेंज हो जाता है और इधर हमारा वॉयलेट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट, मतलब अगर इसके अपोजिट हम यहाँ जा रहे थे तो जैसे इसके अपोजिट में हमारा ये वाला पड़ रहा है, लेकिन हम उसको ना लेकर के ये बगल वाले को ले लें। ठीक, इसको हम ना लेकर के बगल वाले को लें और इसको यहाँ पर ऐसे सीधे ना आकर के इस बगल वाले को ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपका कैसा होना चाहिए? प्राइमरी कलर होना चाहिए। फिर उसके बाद ये पूरा अपोजिट ना लेते हुए उसके अगल बगल के कलर्स को ले लिया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। ठीक, ये वाई जैसा शेप इस तरह से शेप बनाता है। तो यहाँ पर आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री समझ, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कलर स्कीम में। फिर उसके बाद जो हमारी ट्रेड कलर स्कीम है, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणीय रंग योजना भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को लिया जाता है। कौन कौन सा? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर, जैसे रेड वॉयलेट, रेड ऑरेंज। यहाँ पे फिर हमने बनाई, यहाँ पर रेड हो गया, ब्लू हो गया और आपका येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया और यहाँ पे वॉयलेट हो गया। तो यहाँ रेड और वॉयलेट, अगर रेड प्लस वॉयलेट प्लस रेड प्लस ऑरेंज, मतलब इस तरह से यहाँ पर जैसे लिया हमने कोई भी कलर, ये एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी लिया, यहाँ सेकेंडरी लिया। ठीक है, ये इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये त्रिकोणीय रंग योजना हमारी बन करके तैयार हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्राइमरी कलर्स को यहाँ पर लेते हैं। ये आपकी टर्शरी कलर स्कीम है। फिर अगला है हमारा कि डायमेंशंस ऑफ कलर।
डायमेंशंस ऑफ कलर कौन कौन से होते हैं एग्ज़ाम में, ये अक्सर पूछा जाता है और क्या होता है इसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो हमारे डायमेंशन ऑफ कलर हैं वो कौन से हैं, आपकी ह्यू है, वैल्यू है और क्रोमा है। ठीक है, तो आपके ह्यू मतलब रंग के नाम है, रंग के नाम है उसमें नाम, इसमें एक ही कलर के टिंट और शेड्स का प्रयोग किया जाता है, ये आपका क्या ह्यू होता है। वैल्यू क्या होती है आपकी, हल्कापन और भारीपन, जिसको हम कहेंगे लाइटनेस एंड डार्कनेस। क्या कहेंगे, लाइटनेस, हिंदी में इंग्लिश में आप इसको याद करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइटनेस और क्या है, डार्कनेस, हल्कापन, भारीपन नहीं, गाढ़ापन, ये गलत है यहाँ पर, इसको आप कर लेंगे हल्कापन और गाढ़ापन। ओके, तो यहाँ लाइटनेस और आपकी डार्कनेस ये इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद चमक के क्रोम की बात करेंगे, चमक और धुंधलापन। यहाँ पर क्या हो जाता है आपकी चमक और धुंधलापन। और जो वैल्यू है जो वो किसी कलर की, उसमें आप जाने कि यहाँ पर जो ये इसमें बता दिया मैंने टिंट और शेड एक ही कलर के, तो वो किसके अंतर्गत, वैल्यू के अंतर्गत, आपके उसके ह्यू के अंतर्गत आ गए एक ही कलर का। और वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें हल्कापन और गाढ़ापन, जिसमें आपकी लाइटनेस और डार्कनेस आ जाती है। ठीक है, तो कोई भी किस कलर अमाउंट ऑफ लाइट कितना रिफ्लेक्ट करता है, अगर वाइट कलर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वाइट कलर की कितनी वैल्यू, अगर पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है, तो वाइट कलर की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। और सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी होती है, वो होती है आपकी ब्लैक कलर की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी, वाइट की, और लोवेस्ट वैल्यू किसकी हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। और आपसे बताया मैंने लाइटर के लिए आपका टिंट और आपका डार्कनेस के लिए आपका शेड का प्रयोग होता है। और क्रोमा क्या है, इंटेंसिटी है, इसमें कंट्रास्ट है और सैचुरेशन आता है, जिसमें आपका ब्राइटनेस और डलनेस। ठीक है, ये आपका क्या, आपके क्रोमा में ब्राइटनेस और डलनेस दो तरह की चीज़ें होती हैं। और अगर आपसे टोन का पूछा जाए तो जो टोन होती है कलर की, वो आपकी है, उसमें ब्रिलियंट कलर होते हैं और ग्रेड कलर होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो जो म्यूटेड टोन होता है, मतलब कि थोड़ा म्यूट होता है, वो कौन सा होता है, वो ग्रेड टोन होते हैं। और जो ब्रिलियंट कलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार कलर होते हैं। फिर अगला है आपका न्यूट्रल्स, मतलब और एक चीज़ और है कि जो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल कलर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा कलर है, वो है आपका ग्रे कलर। ठीक है, उदासीन कलर की बात अगर हम करते हैं तो वो कौन सा कलर हो जाता है, आपका ग्रे कलर के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ से हम आपकी कलर स्कीम के बारे में मैंने ये चीज़ें आपको बताई। फिर अगला है कला के तत्व। कला के तत्व से प्रश्न आ जाते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है, सिर्फ मैं आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ जो चीज़ें आपको याद है पहले से, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा। रेखा है, आकार है, बनावट है, नमूना है, स्थान है, प्रकाश एवं छाया है और रंग है। ये सारे क्या हैं आपके, ये कला के तत्व हैं। और कितने हैं ये, 7। रेखा, आकार, बनावट, नमूना, स्थान, प्रकाश एवं रंग। अगर ऑप्शन में 5 रहता है, तो अगर 7 नहीं दिया है 5 है तो वो भी करेक्ट है। फिर कला के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, वो क्या क्या है, एक रूपता, उसमें हार्मनी है, संतुलन, बैलेंस, प्रपोर्शन, अनुपात, रिदम, लय, एम्फेसिस, दबाव। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके कला के सिद्धांत हो गए। जैसे किसी दबाव डालना, महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखना ही क्या कहलाता है, दबाव डालना कहलाता है। जिस वस्तु को हम दिखाना चाहते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसी पर दबाव डालते हैं। और दबाव किस प्रकार से डाल सकते हैं, जैसे वहाँ पर ज़्यादा प्रकाश दे करके, वहाँ पर अतिरिक्त सजावट करके, इस तरह से हम एम्फेसाइज कर सकते हैं किसी भी वस्तु को। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ मेन्यू। यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। अला कार्टा मेन्यू वो कौन सा है, आपका चॉइस मेन्यू है। डिपेंड अपॉन कस्टमर नीड, मतलब जैसे कस्टमर को आवश्यकता होती है, उसी नीड, मूड एंड मनी, जैसा उसके पास पैसा है, उसका मूड जैसा है और कस्टमर के नीड्स पर ये डिपेंड करता है। सभी वस्तुओं का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं पर, जो मेन्यू अगर खाना खाने के लिए गए तो हम अलग से हमने वो पनीर की सब्ज़ी मंगाई अलग से, मिक्स वेज अलग से मंगाई, रायता अलग से मंगाया, स्वीट अलग से मंगाया। तो जैसा हमारा बजट है उसी हिसाब से, अगर
हमारा कम बजट है तो हम छोले भटूरे खा कर भी अपना काम कर सकते हैं। अगर हमारा ज़्यादा बजट है तो फिर हम अलग अलग चीज़ों को अभी अलग कर सकते हैं। हमने कॉफ़ी भी पी ली, छोले भटूरे भी खा लिए, फिर उसके बाद थोड़ी आइसक्रीम भी खा ली, इस तरह से अलग अलग करते हैं। तो वो एला कार्टा मेन्यू मतलब मैंने आपसे बताया, नाम से पकड़िएगा, अलग अलग वस्तुओं का मूल्य निर्धारित तो होता है। वो कौन सा है? एला कार्टा मेन्यू, और इसको चयनित मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। टेबल डी हॉट, टेबल की बात करें तो आप इसको याद कीजिए, टेबल पे आपके सारी चीज़ उपलब्ध है। ये क्या है? सेट मेन्यू है। जैसे थाली सिस्टम इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि पहले से ही फिक्स रहता है कि आप इस तरह की मील लेंगे तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, अगला है फिर ये आपका फिक्स्ड सेट मेन्यू है। फिक्स्ड मेन्यू नहीं, सेट मेन्यू के अंतर्गत आता है। फिक्स्ड मेन्यू में क्या है? इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये देखने को मिलता है। जैसे आपको एक मेन्यू मिलता है और जितनी बार आप जाते हैं वही मेन्यू बार बार आपको मिलता ही रहता है। तो फिक्स्ड मेन्यू है इनके यहाँ का, कि इनके यहाँ इतनी इतनी चीज़ें मिलती हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं कि आप कुछ ऑर्डर करेंगे और आपको अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद साइक्लिक मेन्यू। साइक्लिक मेन्यू क्या है? ये क्या है? 10 दिन का, 7 दिन का, मतलब ये निश्चित एक चक्र पर पूरा घूमता है कि आज छोले भटूरे हैं, कल राजमा है, परसों खिचड़ी मिलेगी। तो आप जो लोग हॉस्टल में रहे हैं बहुत ही अच्छे से परिचित हैं साइक्लिक मेन्यू से। फिर डिजोर मेन्यू। डिजोर मेन्यू में क्या होता है? मेन्यू ऑफ द डे, मतलब किसी दिन का एक दिन का फिक्स मेन्यू होता है। जैसे आप जाते हैं कभी कभी बड़े बड़े होटल्स में, तो रहता है कि आज का स्पेशल, आज के स्पेशल में आपको मिलेगा। जैसे वहाँ पे हम गए तो उनके यहाँ के आज के स्पेशल में आपके हरियाली पनीर मिलेगी, या फिर घेवर आज का स्पेशल। तो इस तरह से अलग सी चीज़ें कि जो अलग से उसमें मिलाई जाती हैं, वो क्या आपके डिजोर मेन्यू के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह के मेन्यू हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने 5 टाइप के मेन्यू बताए हैं जो कि पेपर में अक्सर आते ही रहते हैं। और इसमें कुछ फैशन की टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने यहाँ पर की हैं, ये आपके टेक्सटाइल से है। तो फैशन साइकिल भी थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजीज की तरफ जाते हैं। तो फैशन साइकिल जो होती है उसमें 3 तरह के फैशन होते हैं। एक होती है फैड साइकिल, ये है आपकी स्टैंडर्ड साइकिल, और जो है स्टैंडर्ड ट्रेंड साइकिल है, और क्लासिक ट्रेंड साइकिल। ये 3 प्रकार की साइकिल है। ठीक है, तो जो सबसे पहले फैट साइकिल की बात करें, फैट साइकिल वह साइकिल है जिसमें फैशन बहुत जल्दी से आता है और नीचे उतर जाता है। जैसे कुछ चीज़ों का फैशन बहुत तेज़ी से आया और चला गया, तो उसमें जैसे हम एग्जांपल अगर लें कि जैसे कुछ टाइप के कपड़े जैसे कुछ दिन के लिए आए और क्या हुआ, जैसे गाउन का फैशन आया, या फिर कभी हम देखते हैं ना कि अब इस टाइम में क्या चूड़ीदार वो पैजामा और लॉन्ग कुर्ते का फैशन आ गया, फिर कुछ ही दिन में शॉर्ट का आ गया। तो इस तरह से अलग अलग होता है। तो वो क्या है, बस आप ये जानिए कि उसमें कि आएगा और चला जाएगा, बहुत ही कम समय के लिए रुकता है और फिर क्या नीचे उतर जाता है, लेकिन चढ़ता बहुत तेज़ी से है। अक्सर ऐसा हमें क्या, जैसे मूवीज़ में, सीरियल्स में इस तरह के अगर किसी ने ड्रेस या ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है तो उसको देख करके ट्रेंड में आ जाती है, बहुत जल्दी लोग उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। तो वो फैड साइकिल के अंतर्गत आता है। स्टैंडर्ड ट्रेंड साइकिल, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्या धीरे धीरे फैशन में आता है और बहुत दिनों तक बना रहता है और फिर बहुत ही धीरे धीरे नीचे उतरता है। तो ये कौन सा आपका स्टैंडर्ड ट्रेंड साइकिल के अंतर्गत आता है। फिर क्लासिक ट्रेंड की बात करें, क्लासिक ट्रेंड साइकिल वो फैशन जो सदा ही फैशन मतलब कि बना रहता है, सोसाइटी में सदा ही फैशन में बना रहता है, उसका फैशन कभी भी समाप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल साड़ीज़, जैसे कि साड़ीज़ हमेशा फैशन में रहती हैं, कभी वो आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। तो ये आपकी फैशन साइकिल का कुछ पार्ट है। अच्छा, आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में जैसे पूछता है अवंत गार्डे, और फिर उसके बाद फैशन मोंगर है, और इस तरह से मतलब बहुत सारे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हैं क्या। ठीक है, तो ये फैशन मोंगर है, वो जो व्यक्ति फैशन पॉपुलर करंट फैशन का अध्ययन करता है वो क्या है, फैशन मोंगर है। ठीक है, फैशन मोंगर किसको कहते हैं, बस ये बात, जो व्यक्ति क्या होता है फैशन का अध्ययन करता है वो क्या है, फैशन मोंगर है। और फैशन प्लेट क्या है, अर्ली अडॉप्टर, जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है फैशन को उस वही क्या कहलाता है, फैशन प्लेट कहलाता है। तो ये स्टाइलिश ड्रेस को वियर करना, अर्ली अडॉप्टर, मतलब जैसे आपने देखा होगा
कुछ लोग बहुत जल्दी से फैशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, स्टाइलिश ड्रेसेस, मतलब इसमें हमारे फिल्म स्टार्स वगैरह भी आते हैं कि जो बहुत जल्दी से क्या करते हैं, फैशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं से फैशन शुरू होता है। अगला है हमारा फेड ऑफ। फेड ऑफ तो अभी मैंने बताया आपको, ये आपकी साइकिल के अंतर्गत ही है, फैशन साइकिल के अंतर्गत, बहुत ही जल्दी से ऊपर चढ़ता है और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, तेज़ी से अडॉप्ट किया जाता है, फिर नीचे चला जाता है। फेड ऑफ फैशन साइकिल में अभी हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद एटलियर डी काउचर, ये क्या है, वर्क रूम। वर्क रूम मतलब जैसे प्रयोगशाला टाइप की, प्रयोगशाला नहीं, वर्कशॉप टाइप का, कि जहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर, जो हाई फैशन वाले डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपने कलेक्शन को बनाते हैं, तो वो क्या है, एटलियर डी काउचर। फिर उसके बाद बुटीक्स क्या है, बुटीक्स दो वर्ड, बू धन टीक, हाँ, जिसमें क्या इसका मतलब होता है स्मॉल शॉप। इसका यूज़ किस लिए, सेलिंग ऑफ ड्रेसेस, ज्वेलरीज एंड एसेसरीज जो कि एंटीक होती है उनका प्रयोग किया जाता है। तो बुटीक्स हमने सुना है ना, बुटीक्स में क्या बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव कपड़े बनते हैं। एप्लीक क्या है, बेस फैब्रिक पर सुई की सहायता से कपड़े से पैटर्न या डिज़ाइन को अंकित करना। एप्लीक कुछ भी नहीं, ये आपका पैच वर्क जो है कपड़े में होता है, कपड़े पर कपड़े की सहायता से डिज़ाइन को अंकित करना, वो एप्लीक के अंतर्गत आता है। बी स्पोक क्या है, कस्टमर मेड क्लोथिंग टेलर। बी स्पोक आ जाता है एग्जाम में, बी स्पोक, तो बी स्पोक क्या है आपका, कस्टमर मेड क्लोथिंग, मतलब कि ये जैसे हम गए और हमने अपने टेलर को नाप दी और वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे कपड़े को बनाएगा। तो ये कॉमन यूज़ के लिए, कॉमन लोगों के लिए होता है कि बी स्पोक, जैसा हमने बोला और वैसे ही ये बना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है टोयल। टोयल क्या है, ए ट्रांसलूसेंट लिनन और कॉटन फैब्रिक। जो एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं उनको पहले टोयल पर उतारा जाता है, उसके बाद तब कपड़े पर उस डिज़ाइन को उतारा जाता है। पहले इसको यहाँ पर रफ बना लेते हैं टोयल पे, फिर उसके बाद उसको वस्त्रों पर उतार करके डिज़ाइनिंग की जाती है। तो ये क्या, ए ट्रांसलूसेंट फैब्रिक मतलब एक अर्ध पारदर्शी कपड़ा, एक पारदर्शी कपड़ा जो कि कॉटन फैब्रिक या लिनन का बना हुआ होता है, मतलब महीन जालीदार कपड़ा होता है। इस पर पहले डिज़ाइन को बना लेते हैं, उसके बाद जो रियल जो फैब्रिक है जिस पर कि हमें डिज़ाइनर कपड़े बनाने हैं उस पर तब जा कर के उसको उतारा जाता है। ये आपकी जो फैशन टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसी के अंतर्गत है और सारी ये फ्रेंच वर्ड से ली गई हैं, ठीक है। फिर हॉर्टिकल्चर का मतलब ही होता है क्या, हाई फैशन। क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है और ये क्या है, फ्रेंच फैशन है ये, और इसमें इंडिविजुअल के लिए फैशन शो में पहनी जाने वाली ड्रेस जिसे कि डिज़ाइनर खुद बनाते हैं, ठीक, तो वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। मतलब ये जो फैशन शो वगैरह जो पहनते हैं उसमें क्या बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं वो खुद उस ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं, वो हॉर्टिकल्चर मतलब हाई फैशन के अंतर्गत आता है। प्रेटे पॉटर क्या है, रेडी टू वियर, मतलब हम गए और हमें बना बनाया वस्त्र वहाँ पर मिल गया, उसको ऑफ द रैक भी कहते हैं, रेडी टू वियर भी कहते हैं। और ये कॉमन यूज़ के लिए होता है, जिसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होती है। जैसे हम मॉल में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं या किसी बड़ी शॉप पे कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो रेडीमेड कपड़े भी आप इनको कह सकते हैं, और क्या स्टैंडर्ड साइज़ होती है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को आप अल्टरेशन करा करके उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेटे पॉटर। फिर अवंत गार्डे क्या है, अवंत गार्डे ये इनोवेटिव डिज़ाइंस हैं। अवंत गार्डे क्या है, इसमें जो डिज़ाइनर होते हैं वो इनोवेटिव डिज़ाइन, आपने देखा होगा मेट गाला वगैरह में क्या होता है, अजीब अजीब से कपड़े पहन करके सब आ जाते हैं ना, नई मतलब इन्वेंटर्स होते हैं जो नई नई डिज़ाइन की खोज करते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये किस में आता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आता है, मतलब लोग करके दिखाते हैं और फिर क्या होता है, देखते हैं लोग और फिर पता चलता है कि कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। तो ये सारी कैसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होती हैं या इनोवेटिव डिज़ाइंस होती हैं कि पहली बार ट्राई किया जाता है। नॉक ऑफ क्या है, कॉपी करना, किसी भी एक्सपेंसिव वस्त्र की कॉपी कर लेना ही क्या, नॉक ऑफ कहलाता है, डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन की कॉपी करना। और इसमें क्या, चीपर मटेरियल लोअर प्राइस, क्योंकि सब नहीं खरीद सकते ना 1.5 लाख का लहंगा या 1 लाख का लहंगा, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके थोड़ा मटेरियल उसमें क्या थोड़ा सस्ता मटेरियल लगाएंगे तो फिर क्या होगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो 1 लाख का लहंगा हमें कितने में मिल जाएगा, वो हमें 40-45 हज़ार की रेंज तक मिल जाएगा, जिसको हर व्यक्ति वियर कर सकता है। फिर अभी मैंने आपको बताया ही क्लासिक जो हमेशा फैशन में रहता है, जैसे एग्जाम्पल है इसका बनारसी साड़ीज़। अगला है हमारा पैटर्न मेकिंग टाइप। जैसे हम बात करते हैं कि जब हम कपड़े की नाप ले रहे हैं तो
दो प्रकार की पैटर्न मेकिंग होती है। नाप लेकर के कपड़े को जो बनाते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लैट पैटर्न मेकिंग और दूसरा होता है ड्रैपिंग मेथड। ठीक है, ड्रैपिंग मेथड से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो और फ्लैट पैटर्न मेकिंग में कुछ नहीं, हमने मेजरमेंट किया बॉडी का, पूरा एक एक पार्ट का मेजरमेंट किया, फिर उसके कपड़े को बिछा दिया और उसके ऊपर हम उसको मेजरमेंट को नाप करके उतारते हैं और फिर उसके हिसाब से ड्रेस को काटते हैं। ठीक है, ड्रैपिंग मेथड में कुछ नहीं, आप देखिए डमी है, ये डमी के ऊपर क्या ऐसे रैप कर लेंगे कपड़े, आस्तीन को रैप कर लेंगे। ये बहुत ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, कपड़े को क्या जो डमी है या जो भी जिस चीज़ के लिए बनाना है उस पर क्या करेंगे, चारों तरफ से लपेट करके चेक कर लेते हैं। ड्रैपिंग मेथड से आप इसको याद रखेंगे। फिर AATC कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगे इसलिए कर लिया मैंने। AATCC अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, या फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। AATCC मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, और इसकी स्थापना 1921 में हुई है। ये डाइस के स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है। फिर ASTM क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ये फाइबर्स की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी का मापदंड निर्धारित करता है। किस चीज़ का, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी का मापदंड निर्धारित करता है। ISO क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह टेक्निकल स्टैंडर्ड है जो कि ISO 9000 सीरीज जो कि गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। ठीक है, और इसकी भी क्या है, 5 कैटेगरी है और उसकी अलग अलग कैटेगरी जो होती है, जैसे ISO इससे कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया तो मतलब गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी, इसकी कैटेगरीज पूछी जा सकती है। तो कितनी ISO की कितनी कैटेगरी है, वो 5 कैटेगरी है। अच्छा, BIS क्या है, यह है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ISI क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल चीज़ों का प्रमाणन करता है। तो पहले ISI करता था, अभी प्रेजेंट टाइम में BIS करता है। क्या, कॉमर्शियल चीज़ों का, थिंग्स का प्रमाणन करता है। अगला है टर्म्स। कुछ इसमें जो टर्म्स हैं जो कि आपके टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अच्छा, ग्रेन्स क्या है, इसमें क्या होता है, ग्रेन्स जो होते हैं, जो ये कपड़े की जो लाइनिंग होती है वही क्या है, ताने बाने का जो इस तरह से फिक्स है वही क्या है, ग्रेन है। तो ग्रेन दो तरह के, वर्टिकल या हॉरिजेंटल भी आ सकता है, या वेफ्ट ग्रेन या वार्प ग्रेन के नाम से भी आ सकता है। तो आप इसको बता सकते हैं कि अगर ये है तो ये वेफ्ट है और ये क्या है आपका, ये अगर वर्टिकल है तो ये वार्प है। फिर उसके बाद सेल्वेज क्या होता है, कपड़ों के दोनों तरफ जो किनारी होती है वो क्या कहलाती है, वो सेल्वेज कहलाती है। आपके कपड़ों के दोनों तरफ जो किनारी है वो क्या कहलाती है, सेल्वेज कहलाती है। जैसे कपड़ा ये है और इसके यहाँ पे कपड़ा बंधा हुआ होता है जिससे कि रेशे उसमें लगे हुए निकले ना, इसीलिए ये सेल्वेज। अगर आपसे प्रश्न आए कि सेल्वेज कैसे चलता है, तो सेल्वेज जो है वो वार्प वाइज चलता है, वार्प वाले जो धागे हैं उसके किनारे किनारे चलता है, उसी के साथ साथ में चलता है। फिर उसके बाद आपका है, ये यहाँ पे लिखा है पैरेलल टू वार्प। ठीक है, जो सेल्वेज है वो पैरेलल टू वार्प है। बायस क्या है, फिर बायस डायगोनल ग्रेन्स, जो ग्रेन्स हैं उनसे क्या होता है, वार्प वाइज और वेफ्ट वाइज। तो ये डायगोनल ग्रेन्स होती हैं। तो जैसे ग्रेन्स है, ये आपकी जो लाइनिंग है ये जैसे इस तरह की है, तो ये आपकी वार्प हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वेफ्ट हो गई। ठीक है, तो इसके बीच में से जो डायगोनल ग्रेन्स है ये क्या कहलाती हैं, ये बायस कहलाती हैं। और ये कैसी होंगी, ये बहुत फ्लैक्सिबल होती हैं। अगर ट्रू बायस की बात करें तो जब 45 डिग्री पे आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू बायस कहते हैं। मतलब अच्छे से यहाँ पर ये और ये भी कपड़ा बिल्कुल निकल है और इस कपड़े में काफ़ी लचीलापन होता है। पाइपिंग के लिए इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर नॉचेस क्या है, नॉचेस पूछ लेता है एग्जाम में। ये क्या है, कुछ भी नहीं, वी शेप कट है। जैसे हमें कपड़े को जॉइंट जैसे जोड़ना है, जैसे फ्रंट जैसे स्लीव है तो उसमें स्लीव में क्या होता है, जो फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक वाला हिस्सा है, दो तरह का हिस्सा होता है ना, तो उसको क्या वहाँ यहाँ पर कट लगा देते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर साथ में मिला करके हमने यहाँ कट लगा दिया। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो उसको बिल्कुल बराबर रखेंगे और हमें सिलने में सुविधा होगी। तो ये वी शेप कट्स हैं, टुकड़ों को जोड़ने के लिए ये एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ट्रिम्स क्या है, मतलब जितनी भी सजावटी थिंग्स हैं जो कि हम कपड़े में लगाते हैं, जितने भी आपके
सजावटी जो भी सामान है, जैसे आपकी क्या क्या उसके अंतर्गत आपकी आती हैं, जैसे बटन है, रिबन है, लेस है, क्राफ्ट आइटम्स जितने भी हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ट्रिम्स के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या करते हैं, टाकने के बाद इंड पॉइंट को कट कर देते हैं। फिर उसके बाद डार्ट्स की बात करें तो डार्ट्स हमारी क्या, जो ये बॉडी को क्या करने के लिए, फुलनेस देने के लिए, कर्व देने के लिए, और कहाँ कहाँ पे स्पेशली, ये आपके हिप पे, बस्ट पे, कहाँ कहाँ कर्व देता है आपके, हाँ ये आपके हिप पे देता है, बस्ट पे देता है, और फिर उसके बाद ये कमर वाले एरिया पर क्या करता है, फिटनेस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो डार्ट्स हैं वो दो तरह की हैं, एक वी शेप डार्ट है और एक सिंगल पॉइंट। वी शेप डार्ट को क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट डार्ट कहते हैं। वो इस तरह की होती है वी शेप डार्ट्स, इसका प्रयोग ब्लाउज स्कर्ट्स के लिए किया जाता है। और डबल पॉइंट डार्ट जो होती है ये क्या होती है, इसके दो, यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, डबल पॉइंट, और इसको फिश डार्ट के नाम से भी जानते हैं। कुर्ती चोली में इनका प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड आता है सिलुएट। सिलुएट बार बार पूछा गया, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सिलुएट का क्या मतलब है कि ड्रेस की रूपरेखा, और कैसी रूपरेखा, दूर से देखने में ड्रेस किस तरह से दिख रही है वो क्या है, वही आपकी सिलुएट कहलाती है। जैसे दूर से हम देखते हैं तो एक रूपरेखा हमको नजर आती है, वही क्या है, हमारी आपकी सिलुएट है, ठीक है। सेल्वेज अलग है और सिलुएट अलग है, ओके। फिर यहाँ पे कुछ सीम्स के बारे में भी मैंने दिया है कि यहाँ सीम्स जो हैं, गारमेंट्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो दो कपड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये क्या होती है, परमानेंट होती है। वो कौन सी क्या है, उसको हम सीम कहते हैं। तो आ जाता है कि सीम है क्या, स्टिच क्या है। स्टिच क्या है, जो स्टिच इज द यूनिट ऑफ सीम, सीम की ही यूनिट है स्टिच, ठीक। तो जो पक्की सिलाई हो जाती है वो क्या कहलाती है, सीम कहलाती है। स्टिचिंग जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, ज़्यादातर क्या परमानेंट नहीं होती है। सीम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले जो प्लेन सीम है, जिसको कि हम सुपर इम्पोज सीम कहते हैं। प्लेन सीम, इसमें क्या होते हैं, सिलाई के बाद जो इसके एजेस होते हैं वो खुले हुए होते हैं, जो ईज है ना वो खुली हुई होती है, किनारा सिलाई करने के बाद, ठीक है। और आपकी फ्रेंच सीम, इसको कहते हैं सीम ऑफ द सीम। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट कपड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो पारदर्शी कपड़े होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दो कपड़े हमने इसकी सिलाई की और इसको एक के ऊपर एक रखा, और फिर उसके बाद पलट करके उसको पलटा, और पलटने के बाद इधर इधर से फिर सिलाई कर दी, वो किसके अंतर्गत आती है, और फ्रेंच सीम के अंतर्गत फ्रेंच सीम का यूज़ करते हैं। ये किसके लिए, ट्रांसपेरेंट कपड़ों के लिए इसका उपयोग होता है। और बच्चों के लिए भी इस सीम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब इस तरह से आपने जैसे जोड़ा और उसके बाद उससे फिर बगल से ही उसको क्या करते हैं, एक स्टिच दे के अंदर कर देते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो ये आपके जो वो कपड़े की जो ईज है वो क्या दिखाई नहीं देती है। जो मतलब सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वो क्या ईजी कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या आपको बचता नहीं है। अक्सर ये प्रश्न आया है कि ये जो ईज है इसकी कितनी, मतलब ये कितना होना चाहिए, तो ये 1 इंच से 1.5 इंच तक होना चाहिए। छूटा हुआ कपड़ा सिलाई करने के बाद 1 इंच से 1.5 इंच तक का होना चाहिए। फिर अगली सीम है जो वो बाउंड सीम। बाउंड सीम नाम से स्पष्ट होता है, क्या करना कि कपड़े को एजेस को क्या करना, बाउंड कर देना। जैसे नेक लाइन में इस तरह की सीम का प्रयोग होता है। जैसे नेक लाइन है आपकी, और नेक लाइन में क्या हो गया, इस तरह की सीम का यहाँ पाइपिंग लगाया ना, इसको हमने बाउंड कर दिया नेक को, तो ये क्या हो गया, इसके एजेस क्या बाहर नहीं आते। एक कपड़ा, तिरछा कपड़ा क्या करता है, उसको दूसरे कपड़े को ढक लेता है। और ब्लैंकेट में भी आपको बाउंड सीम दिखने को मिल जाती है, जहाँ पर एजेस को क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है दूसरे कपड़े से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लैट सीम। फ्लैट सीम के अंतर्गत क्या आता है, फ्लैट सीम वो सीम है जिसमें क्या करते हैं, 2 कपड़े के टुकड़ों को बराबर बराबर रखते हैं, और रखने के बाद एक ऊपर एक नहीं, ऐसे बराबर रखेंगे, और
इसके बाद इसको ये निटेड आइटम में ये देखने को मिलता है। आपकी जो अंडर गारमेंट्स में इस तरह के आपको सीम देखने को मिलेगी। दो कपड़ों को पास पास ले जाकर जोड़ देंगे और सीम की मोटाई अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि पास पास रखा और इस तरह से ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया। इसमें जिगजैग स्टिच का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें जब इस तरह से ऐसे ऐसे जोड़ते हैं तो उसमें जिगजैग स्टिच का प्रयोग करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कहें स्वेटर और आपका वुलन गारमेंट इसके अंतर्गत आता है। ठीक, फिर उसके बाद आपके कुछ सीम फिनिशेस, मतलब जो जैसे हम यहाँ पे सिलाई करते हैं और सिलाई करने के बाद जो यहाँ पर ईज जो ये बचती है, ये सीम की इसके रॉ जो है, ये जो इसके धागे हैं वो निकलने ना पाए, उनके लिए कुछ फिनिशेस का यूज़ किया जाता है। तो उसमें यूज़ होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ फिनिशेस के बारे में हम यहाँ बताते हैं। तो जो एज है, एज के रॉ को प्रिवेंट करने के लिए सीम फिनिशेस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, पहला है आपका पिंकिंग शेयर। पिंकिंग शेयर क्या होती है, ये जो आपकी सीजर है, मतलब जो कैंची है, उससे क्या होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं और ये कैंची कैसा शेप देती है, ये जिगजैग शेप देती है। जैसे कपड़े में इस तरह की कटिंग हो जाती है और एजेस क्या हो जाते हैं, इससे उसके सिक्योर हो जाते हैं और बाहर की तरफ नहीं निकलते हैं। दूसरा है आपका सर्जर। सर्जर क्या है, सर्जर के बारे में पूछा गया है, या एक प्रकार का एक प्रकार की, जैसे सर्जर जो है, जैसे कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिसमें इंटरलॉकिंग की तरह ये होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सीम के साथ साथ में अक्सर ये कॉमर्शियल यूज़ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कपड़े का टुकड़ा है और इसको हम यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं, और यहाँ पर स्टिचिंग के साथ साथ में क्या होता है, इसके जो एजेस हैं वो क्या ऊपर से आपके ओवरलॉक होते चले जाते हैं। इससे भी क्या होता है, आपके जो कपड़े के एजेस हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। फिर अगला है हमारा बायस टेप। अच्छा, बायस टेप क्या है, अभी हमने बात की थी, आपसे बताया था बायस टेप। बायस का मतलब आड़ा और टेप की बात करें तो मतलब उसको इस तरह से ऐसे टेप की तरह से उसको ढक लेता है। किनारे का बायस टेप से यूज़ करते हैं, मतलब ये किनारी को प्रिवेंट करने के लिए बायस टेप का यूज़ करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये अंडरलाइन गारमेंट के लिए इनका प्रयोग होता है। और बैग हो गए, आपके क्विल्ट्स हो गए, ये सब किसकी, जैसे हमारी रज़ाई का आपने किनारा देखा है ना, रज़ाई के किनारे क्या होते हैं, इस तरह की क्या लगी हुई होती है, उसमें यहाँ पर एक तरह का टेप लगा हुआ होता है, कपड़े का ही टेप लगा हुआ होता है। उससे क्या होते हैं, उसके एजेस बाहर नहीं निकलते हैं। तो क्विल्ट्स हो गए, बैग्स हो गए, इन सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जिगजैग स्टिच। और जब आपके पास कोई भी चीज़ ना हो तो क्या हो, जो ये हमारी जो ये ईज़ है, जो ये छूटी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, जिगजैग स्टिच का प्रयोग। इस तरह से हमने सिल दिया, तब भी क्या होगा, यहाँ बाउंड हो गया वो, तो उसके बाद जो ये एरिया जो है, फिर इससे खिंचाव यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता और जिससे कि आपके एजेस बाहर नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ सीम फिनिशेस के बारे में बताया गया कि जिससे कि एजेस को किस प्रकार से सिक्योर किया जाता है। अब स्टिच क्लास से भी प्रश्न आया हुआ है। आप जैसे मतलब कि जैसे जब स्टिचिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि किस प्रकार की, कौन से क्लास की स्टिच किस प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रयोग की जाती है और उसमें क्या क्या होता है। तो अगर हम स्टिच क्लास 100 की बात करें तो इसको हम कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्टिच क्लास 100 अगर कि ये मेन जो है ये हमारा इसकी स्टिच क्लास 100 है। और इसमें किसका, सिंगल थ्रेड चेन, इसका नाम क्या है, नाम भी पूछा गया है, सिंगल थ्रेड चेन। नोट कर लें आप, ब्रैकेट में करके आप इसके सामने लिख लीजिए। और स्टिच ये सिंगल थ्रेड चेन से बना हुआ होता है, मतलब एक धागे की चेन का बना हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बास्टिंग है, हेमिंग है, बटन अटैचिंग में इसका यूज़ होता है और बटन होल्स बनाने में इसका यूज़ होता है। किसका, स्टिच क्लास 100 का यूज़ होता है। ठीक है, और ये कैसी स्टिच होती है, ये टेम्परेरी स्टिच होती है, ये अनसिक्योर होती है और इसमें कौन सी, इंट्रा लूपिंग का प्रयोग
प्रयोग होता है। फिर उसके बाद दूसरी है आपकी स्टिच क्लास 200। ये कौन सी स्टिच है? इसको हैंड स्टिच के नाम से जानते हैं। इसी से प्रश्न आ जाएगा, इसलिए आप किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। अगर प्रश्न आया क्लास से तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। स्टिच क्लास से अगर प्रश्न आया तो अगर पूछ लेगा आपकी इसमें हैंड स्टिच कौन सी है, तो इसमें दिया रहेगा 100, 200, 400। तो अगर आपको मालूम है तो फिर आप उसको तुरंत करेक्ट कर देंगे। तो जो स्टिच क्लास 200 है वो क्या है? आपकी हैंड स्टिच है। ठीक, तो हैंड स्टिच जो होती है वो क्या शॉर्टर लेंथ के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसके लिए जो ये कैसी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और ये कोट्स को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसको? कोट को बनाने में, जो जेंट्स लोग पहनते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इसकी निडल और मशीन दोनों क्या होती है? अलग होती है और ये कैसे काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, स्टिच क्लास 209 क्या है? ये जैकेट की एजेस को फिनिशिंग देने के लिए, किसकी? जैकेट्स की, जो जैकेट्स पहनी जाती है उसकी एजेस को, जो किनारा है उसका, उसको फिनिशिंग देने के लिए स्टिच क्लास 209 का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा स्टिच क्लास 300। इसको हम लोग किससे याद करेंगे? यहाँ से प्रश्न, लॉक स्टिच। कौन सा? लॉक स्टिच। इसको आप ज़रूर नोट कर लें। जैसे स्टिच क्लास 100 है तो वो सिंगल थ्रेड चेन है, स्टिच क्लास 200 है तो वो हैंड स्टिच है, स्टिच क्लास 300 है तो वो लॉक स्टिच है। कौन सी स्टिच? आपकी लॉक स्टिच। हाँ, लॉक स्टिच, ये नोट है यहाँ पे, लॉक स्टिच। फिर इसमें क्या होता है? इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है और इंटरलेसिंग टेक्निक का इसमें यूज़ होता है और पॉकेट्स, कॉलर, कफ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पॉकेट, क्योंकि ये जो है लॉक कर देती है ना, तो यहाँ पे जो ऐसी जगह जिसका यूज़ ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। कॉलर और कफ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये नेचुरली, क्योंकि ये लॉक स्टिच है, इसमें अपर थ्रेड निडल में और बॉटम थ्रेड बॉबिन में होता है। और ये क्या है? इसकी जो ये किसके लिए सूटेबल नहीं है? ये निटिंग के लिए सूटेबल नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। और 301 क्या है? डोमेस्टिक है। जो उसमें अगर डोमेस्टिक की बात पूछेगा तो वो क्या है? 301 उसमें क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में मतलब घरेलू यूज़ के लिए, तो डोमेस्टिक मशीन्स में इसका यूज़ होता है। फिर उसके बाद 304 की अगर बात करता है तो 304 किसमें? ये जिगजैग स्टिच होती है। 304 में कौन सी? जिगजैग स्टिच आपकी होती है। कौन सी स्टिच होती है? जिगजैग स्टिच के लिए कौन से स्टिच क्लास का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए 304 स्टिच का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका 100, 200 और 300 खत्म होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टिच क्लास 400। 400 के लिए आप नोट करेंगे, इसमें क्या होता है? मल्टी थ्रेड चेन स्टिच। क्या है ये? मल्टी थ्रेड, कई धागों का प्रयोग होता है। ठीक है, चेन स्टिच, मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, और इसमें इंटरलेसिंग प्लस इंटरलॉकिंग दोनों टेक्निक का यूज़ होता है। कौन कौन सी? इंटरलेसिंग और इंटरलॉकिंग दोनों टेक्निक का यूज़ होगा। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये हैवी फैब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए? हैवी फैब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इसमें स्टिच क्लास 401 है, ये 301 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो 301 जो डोमेस्टिक मशीन का है उससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो 401 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपका जीन्स ट्राउज़र के लिए प्रयोग, 401 किसके लिए? जीन्स ट्राउज़र के लिए प्रयोग में होता है, आता है। मतलब 400 आपके जीन्स ट्राउज़र के लिए, हैवी आपके क्लोथ्स में यही होता है, तो जीन्स और ट्राउज़र के लिए 400 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और 401 मतलब जीन्स ट्राउज़र के एजेस को सिक्योर करने के लिए प्रयोग करते हैं। डेनिम भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। डेनिम और जीन्स में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर उसके बाद स्टिच क्लास 500। स्टिच क्लास 500 क्या है? स्टिच क्लास 500 का नाम क्या है? ओवर एज स्टिच। कौन सी स्टिच है? ये ओवर एज स्टिच है। ओवर एज स्टिच ऐसे ही बिल्कुल आएगा एग्जाम में, अगर आता है प्रश्न तो आप देख लेंगे इसको। ओवर एज स्टिच, इसमें क्या होता है? इसमें फ्रेइंग नहीं होती। अच्छा, फ्रेइंग क्या होती है? तो जो कपड़ों की एजेस जो होती है वो क्या होती है? इसमें दिखाई नहीं देती है।
ठीक है। इसमें फ्रेइंग नहीं होती, मतलब कपड़े की जो एजेस है वो जो ऐसे बिखरा हुआ दिखता है वो क्या इसमें दिखाई नहीं देता है। इसमें कितने 2 या 2 से अधिक थ्रेड का यूज़ किया जाता है। ओवर एज नाम से ही पता होता है आपको कि ओवर एज में क्या आएगा। तो इसमें आपका आता है जैसे दुपट्टा साड़ी की एजेस को सिक्योर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डेकोरेटिव पर्पस के लिए जैसे हम लोग पीको कराते हैं ना, पीको, तो बस वही है ये ओवर एज स्टिच। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद रख लें कि स्टिच क्लास 500 उसी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर 504 की हम बात करें तो ये भी उसी तरह से है, ये सिर्फ डेकोरेशन के पर्पस से किया जाता है। फिर उसके बाद 512 जो है ये लाइट फैब्रिक जो होते हैं उनको डेकोर करने के लिए किया जाता है। 514 इसमें कोर्स फैब्रिक की एज को सिक्योर करने के लिए, इसमें लाइट फैब्रिक की एज को सिक्योर करते हैं। और 514 में कोर्स फैब्रिक मतलब जो खुरदुरे फैब्रिक्स होते हैं उनके एज मतलब उनके किनारे को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। इसका नाम ही है ओवर एज स्टिच क्लास 500। फिर अगला है हमारा स्टिच क्लास 600। 600 को हम क्या कहते हैं, कवरिंग चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। नोट कर लें आप, कवरिंग चेन स्टिच इसके नाम से जानते हैं, चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। इसमें जो होते हैं इसमें 3 ग्रुप ऑफ चेन, मतलब इसमें मतलब इसमें बहुत ही बड़ी चेन बनती है जो कि 9 थ्रेड्स का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9 थ्रेड्स का भी यूज़ किया जा सकता है। कवरिंग स्टिच जो होती है वो एक डेकोरेटिव स्टिच है और ये टॉप स्टिच के लिए की जाती है, ऊपर के स्टिच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब इस तरह से अगर आप देखें तो ये आपका सारे आपके इसमें कंप्लीट हो गए स्टिच क्लास। ठीक है, तो इससे ज़्यादा प्रश्न में कुछ नहीं आपको पूछेगा स्टिच क्लास के बारे में, तो यहाँ से आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर अगला है हमारा कुछ ऐसे आयोग, मतलब कुछ ऐसे थे कि जिसके बारे में हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में बताऊंगी मैं। तो इसमें नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ये कब ये लागू किया गया एजुकेशनल प्रोग्राम, ये जो आपका पहला कोठारी जो कमीशन था कब 1964 से लेकर के 66 के बीच में। ठीक है, जो आपका कोठारी कमीशन आया और उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो ये जो पहला नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम था आपके एजुकेशन, ये इसमें क्या 1968 में, सबसे पहले कब, ये 1968 में आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रोग्राम नहीं पॉलिसी होना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक हो गई है। नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम और पॉलिसी कुछ भी आप इसको यहाँ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली बार कब आई, सब 1968 में आई। और ये उस टाइम वहाँ के उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी के समय में पहली शिक्षा नीति आई है। फिर दूसरी से प्रश्न आ जाता है कि पहली शिक्षा नीति की संस्तुति किस कमीशन के आधार पर हुई, तो कोठारी कमीशन। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कब आया है ये, तो 1964 और 1966 में आया है। फिर 1986 में राजीव गांधी, 1986 में दूसरी, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये राजीव गांधी 1986 में फिर दूसरी आपकी आई। फिर तीसरी रिवाइज्ड होकर के कब आई, 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे, 1992 में आई। और सबसे लास्ट में 2020 में आपकी जो आई है वो नरेंद्र मोदी के टाइम में आई हुई है, जो अभी करंट में आपकी शिक्षा नीति आई हुई है। तो ये 4 आई है और चारों का मैंने यहाँ पे सन भी आपको बता दिया है, तो आप इसको याद रखें। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बच्चे की जो विकास होता है उसको क्रम में लगाइए, तो हम इसमें भूल जाते हैं सिस्ट पहले है, जाइगोट पहले, एम्ब्रियो है, क्या है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है। सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट, फिर उसके बाद सिंगल सेल जाइगोट, फिर उसके बाद एम्ब्रियो है, फिर फीटस है, फिर नियोनेट है, उसके बाद आता तो पार्चोनेट भी हो जाता। तो ठीक, तो सबसे पहले सिस्ट का निर्माण होगा, फिर सिंगल सेल जाइगोट या जाइगोट ही लिखा रहेगा तब भी ठीक है, फिर एम्ब्रियो है, फीटस है, नियोनेट है। तो अगर एक आध छूटा भी रहे तो आप इसको क्रम याद रखेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। फिर अगला प्रश्न, अगला है आपका 2014 में कौन, ये जो अभियान वगैरह आते हैं ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता दे रही हूँ। स्वच्छ भारत मिशन 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है ये कब है, 2015 में है। और 2017 में आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इस तरह के प्रश्न आते हैं, कभी कभी मैचिंग में या इस तरह से पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद है आपका
यहाँ पे फोलिक एसिड का मैंने बता दिया था। जैसे फोलेट एक वर्ड आया था, किसको कहते हैं, तो विटामिन B9 को फोलेट के नाम से जानते हैं। और ये फोलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड है। और इसकी कमी से क्या सेंसेशन कम हो जाता है, जैसे पिन वगैरह चुभ गई तो पता नहीं चलता। ठीक है। BMI नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 80.5 से 24.9 कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल है ये। और 25 से 29.9 है तो ये अबव नॉर्मल है। और 30 से अबव अगर हो जाती है तब ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। BMI की बात कर रहे हैं। गाउट क्या है, यूरिक एसिड इंक्रीज जब होता है तब गाउट डिजीज ये हो जाती है, गाउट। फिर उससे क्या होता है, इसमें घुटने वगैरह में क्या चलने में प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, प्यूरिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाती है, इसी के कारण से यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में और गाउट हो जाता है। और पल्सेस और लेग्यूम्स में क्या होता, हाई इन प्यूरिन। और जो पल्सेस हैं हमारे और लेग्यूम्स हैं उनमें प्यूरिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न आए हैं, मटर वगैरह में पूछ लेता है कि किसमें प्यूरिन की मात्रा कम है या अधिक है। अच्छा, CPA क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि 1986 में आया है। CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट। फिर FPO क्या है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि कभी कभी आपके सन के या फुल फॉर्म पूछ लेता है कुछ भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये कब है, 1955 में है। PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। फिर RTE राइट टू एजुकेशन कब आया, ये 2009 में। JJ एक्ट मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये बच्चों के लिए है। और इसमें क्या होता है, इसमें केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे हैं उनको केयर प्रोटेक्शन, कुछ उनको कौशल सिखाए जाते हैं जिससे कि वो जीवन में अपने आगे बढ़ सकें। और ये कब आया है, सन 2000 में आया हुआ है। हामा क्या है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये 1956 में। हामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। SSA क्या है भाई, सर्व शिक्षा अभियान है, जो सन 2001 में आया हुआ है, जिसमें क्या है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और कौन सा अमेंडमेंट था वो, आपका 86वां अमेंडमेंट था, संविधान का 86वां संशोधन। अगला है, इसमें अनीमिया का कुछ है जहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो जैसे मेगाब्लास्टिक अनीमिया अगर पूछता है तो वो आपका फोलिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है, मेगाब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। मैच करने को अनीमिया में भी आ जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा विटामिन B12 की कमी से, आयरन की डिफिशियंसी वाला है, फोलिक एसिड का है। तो इस तरह से मैं आपको एक बार बता रही हूँ तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। फिर हाइप्रोक्रोमोटिक माइक्रोसिटिक अनीमिया, ये किसके, आयरन और B6 की कमी से हो जाता है। पर्नीशियस अनीमिया क्या है, ये विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। तो इस तरह के 3 अनीमिया हैं। डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया, आपने सुना होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसमें क्या होता है, पतला होने की बड़ी चाहत होती है, इसकी वजह से खाने में एकदम रुचि कम हो जाती है, एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमिया क्या है, बहुत ज़्यादा खाना, वो क्या है, बुलिमिया की स्थिति है। एनोक्सिया क्या है, जब ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में होने लगती है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, एनोक्सिया कहलाती है, मतलब हांफा आना। फिर उसके बाद है एमेंशिया, एम्यूजिया, इसमें क्या है, याददाश्त का जाना, इसमें क्या होता है, एमनेशिया है। एमनेशिया में क्या हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है। फिर उसके बाद एरिदीमिया, एरिदीमिया में हृदय की धड़कन का ठीक से न चलना या अनियमितता जो होती है, जो सोडियम की कमी से हो जाती है, आपकी पोटेशियम की कमी से हो जाती है, तो वो क्या है आपका एरिदीमिया। एरिदीमिया पूछ सकता है, तो हृदय की धड़कन का क्या होता है, अनियमित होना। और प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रिजर्वेटिव्स मैंने बताया, पूछ लेता है क्लास 1 और क्लास 2 टाइप। तो क्लास 1 में जितने भी नेचुरल हैं वो आपके क्लास 1 में, और क्लास 2 में क्या होते हैं आपके जितने भी वो हैं आपके केमिकल्स हैं वो आपके प्रिजर्वेटिव के अंतर्गत आते हैं। और फिर उसके बाद ये इसमें है आपका एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, शुगर है, सॉल्ट है, नॉर्मल स्पाइसेस, ये सब किस में आएंगे आपके क्लास 1 में एडिटिव्स में आएंगे। क्लास 2 की बात करते हैं तो उसमें बेंजोइक एसिड है जो कि जैम जेली में प्रयोग होता है, सोडियम नाइट्रेट है, मीट वगैरह में प्रयोग होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड सुखाई गई सब्जियों में इसका प्रयोग होता है। कौन कौन सी, बेंजोइक एसिड, सोडियम नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, आपका सल्फर डाइऑक्साइड 3 है जो कि आपके अलग अलग चीज़ों
में प्रयोग तीन ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो ICDS मेंटेनिंग ICDS की स्थापना वगैरह ये सब तो आप जानते ही हैं 1975 में। यहाँ पर मैंने ये जो उद्देश्य के बारे में कौन कौन सा कार्य करता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और ग्रोथ मॉनिटरिंग का काम क्या करता है, ICDS करता है। तो इसमें आज मेरे मतलब जितना मुझे इम्पॉर्टेंट लगा है, और इसी तरह से अगर आपको समझ में आए तो आप बताइएगा, तो मैं आगे इस तरह से कंटिन्यू करूँगी। और आप लोग को अगर पसंद आता हुआ है पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।